सुप्रभात छात्रों। आज हम वचन के बारे में देख लेंगे। अगला टॉपिक जो है वचन। लेकिन कल हमने लिंग के बारे में देखा था। तो लिंग जैसे है यानी लिंग का अर्थ, लिंग का स्वरूप यह हमने देख लिया था। और सादृश्य मूलक, साहचर्य मूलक और इसमें हिंदी लिंग व्यवस्था जो है इसके बारे में एक ऐतिहासिक संदर्भ किस तरह है यह हमने देखा था। लिंग व्यवस्था जो है, हिंदी की लिंग व्यवस्था जो है वह अलग है। जैसे हिंदी का विकास संस्कृत से हुआ है, इसलिए इसमें जहाँ अपना वैशिष्ट्य है वह संस्कृत के वैशिष्ट्य का समन्वय दिखाई देता है। उसका हिंदी की निर्मित संस्कृत से होने के कारण संस्कृत के कई शब्द जो है वही हिंदी में आ चुके हैं। इसी कारण समन्वय दिखाई देता है। जैसे कि बेटी अपने माँ से भिन्न होती हुई भी वो बहुत सारी विशेषताएं लेकर ही उत्पन्न होती है। जैसे हम उसे कहते हैं जेनेटिक, यानी माता पिता से कुछ मिलता है। तो यानी जैसे कहते हैं कि बेटा पिता की तरह होता है और बेटी माँ की तरह होती है। क्योंकि उसे अपने माता पिता से कई गुण जन्मजात ही मिल जाते हैं। उसी तरह हिंदी की माता जो है वह है संस्कृत। इसी कारण कई शब्द, कई गुण उसे अपनी माँ से मिले हुए हैं। बेटी जो होती है वह रंग में, दिखने में वह अलग दिखाई देती है, लेकिन कई माँ के गुण उसमें समाये होते हैं। वही विशेषताएं लेकर ही उत्पन्न होते हैं। वह अपने समय और अपनी जरूरत के अनुसार अपने व्यक्तित्व को बनाते हैं। यानी जैसा समय आएगा उसी तरह जो गुण होते हैं वे सुप्त अवस्था में होते हैं, लेकिन जब उसे उसी तरह के लायक यानी समय जब उत्पन्न हो जाता है तब उनके गुण वहीं पे चित्रित हो जाते हैं। लिंग व्यवस्था के धरातल पर भी संस्कृत और हिंदी में इसी तरह का संबंध रहा है। लिंग व्यवस्था के धरातल पर भी संस्कृत और हिंदी में इसी तरह का संबंध रहा है। जैसे हम कहते हैं पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति यानी क्या? यानी माता पिता से अपने आप ही मिलती है। उसके लिए कुछ कष्ट उठाना नहीं पड़ता है। जैसे माता पिता की जमीन जायदाद, घर, पैसा ये जो होता है वो पैतृक संपत्ति नाम से मिलता है। वो बेटे को अपने आप बिना कष्ट के मिलता है। लेकिन ज्ञान जो है, ज्ञान पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। पैतृक संपत्ति है वह अचल जो है, वह अचल चीजें जो है मिलती है। जैसे ज्ञान हमें प्राप्त करना है, माता पिता बहुत ज्ञानी है, लेकिन उसी तरह बेटा बेटी ज्ञानी हो जाएंगे यह हम 100% नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसे भी कष्ट लेना पड़ता है, तभी वो उसे ज्ञान प्राप्त होता है। भाषा, माता पिता एक भाषा, दो भाषा जानते हैं, लेकिन आज के युग में जैसे हम देखते हैं त्रिभाषी सूत्र चल रहा है, तो बच्चे को 3 भाषाएं आती है। वो भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। तो बच्चे अलग अलग भाषा सीखते हैं, वो ग्रहण करते हैं। तो यह भाषा और ज्ञान जो है वो पैतृक संपत्ति नहीं है। लेकिन तो ऐसे कई गुण जो है, गुण हमें पैतृक मिल जाते हैं, यानी माता पिता से विनाशायासी हमें मिल जाते हैं। उसी तरह संस्कृत भाषा से हिंदी को अपने आप मिल गए हैं। भाषा का विकास कठिन से सरल की ओर होता है। भाषा का विकास जो होता है कठिनता से सरलता की ओर होता है। इसी नियम के तहत संस्कृत से हिंदी तक आते आते भाषा में क्लिष्टता को छोड़कर सरलता को अपनाने का प्रयास दिखाई देता है। यानी कोई कठिन शब्द है तो उसे लोग तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे हम देखते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण ये शब्द कठिन है, लेकिन उसे लोग
बहुत सीधा साधा कहते हैं बामन। जैसे स्टेशन है, स्टेशन को जैसे हिंदी प्रदेशी लोग हैं वो स्टेशन नहीं कहते हैं, क्योंकि स्टेशन कहने के लिए ज्यादा शक्ति लगती है, वे स्टेशन कहते हैं। या जो बूढ़े लोग होते हैं उसके दांत कहीं चले गए हैं तो वे भी स्टेशन कहते हैं। जैसे हम देखते हैं स्टोव आजकल नहीं है, आज सभी के घर में गैस आ गया, बर्तन आ गया। पहले स्टोव था, लेकिन लोग स्टोव हो कहने के सिवा स्टू कहते थे, है ना। क्या है, इन्हें स्टू कहने के लिए इतनी कठिनाई नहीं आती है, स्टोव कहने के लिए ज्यादा शक्ति लगती है। इसी कारण हम क्या करते हैं, कठोरता से सरलता की ओर चले जाते हैं। यानी भाषा का विकास भी कठोरता से सरलता की ओर होता है और सहजता से उसे लोग अपनाते हुए दिखाई देते हैं। तो कठोरता से यानी छोड़कर सरलता की ओर भाषा जाती हुई दिखाई देती है। फिर भी इसी प्रयास में कभी कुछ क्लिष्टता आ ही जाती है, तभी भी उसमें क्लिष्टता आ ही जाती है। साथ ही लिंग व्यवस्था में अनियमितता भी आ जाती है। तो इसी कारण मनुष्य क्या कर देता है, बिना सोचे समझे, वो कठिन है इसी कारण उसे क्या कर देता है, सरल बना देता है। जैसे वह उसे यानी क्या कर देता है, शब्दों को तोड़ मरोड़ देता है। यह बात संस्कृत तथा आर्य भाषाओं में स्पष्ट होती है। इसी परिप्रेक्ष्य में अपभ्रंश से विकसित आधुनिक आर्य भाषाओं के लिंग के आधार पर 3 वर्ग बनाए जा सकते हैं। यानी जैसे हम देखते हैं अपभ्रंश से उत्पन्न जो भाषाएं है, आधुनिक आर्य भाषाएं जो है, उसमें हम देखते हैं प्रथम वर्ग पश्चिमोत्तरी, जिसमें हिंदी, पंजाबी, सिंधी, राजस्थानी आदि भाषा आती है। यह वर्ग बिना किसी प्रभाव के अपभ्रंश का सहज विकास है। यानी प्रथम पश्चिमोत्तरी, पश्चिम और उत्तर की जो भाषाएं है, वह भाषा जिसमें हिंदी है, यानी जिसमें हिंदी है, पंजाबी है, सिंधी है, राजस्थानी है। यानी यहाँ अब पूर्वी की भाषा अलग है, पश्चिम की भाषा अलग है और उत्तर की भाषा अलग है और दक्षिण की भाषा अलग है। जो पश्चिमोत्तरी जो है वह क्या है, पश्चिम और उत्तर में हम देखते हैं तो यहाँ यानी पंजाबी, हिंदी, सिंधी और राजस्थानी अलग भाषा है, लेकिन वह हिंदी से इतनी अलग नहीं है कि हम उसे समझ नहीं सकते हैं। यह बिना प्रभाव के अपभ्रंश का सहज विकास दिखाई देता है। दूसरा वर्ग जो है बंगला, असमिया, उड़िया तथा बिहारी का है। इसमें पूर्व वर्ग पर तिब्बती, बर्मी एवं कोल भाषाओं का प्रभाव पड़ा है। इसी कारण इसमें लिंग भेद बहुत ही कम है। यानी बंगला भाषा यानी जैसे बंगला, असमिया, उड़िया और बिहारी यानी पूर्व प्रदेश, हिंदुस्तान का पूर्व प्रदेश जो है, उसी पर तिब्बती और बर्मी भाषा जो है या कोल भाषा, इन भाषाओं का प्रभाव उस पर दिखाई देता है या उसके कई शब्द उसमें दिखाई देते हैं। और इसी कारण क्या है, यानी लिंग भेद उसमें बहुत कम दिखाई देते हैं। किसी भाषा का किसी भाषा पर प्रभाव होना यानी क्या है, यानी हो ही जाता है। यानी जैसे एक राज्य के 2 राज्यों के बीच जो रेखा होती है, सीमावर्ती इलाका होता है, तो वहाँ यानी मान लीजिए कर्नाटक और महाराष्ट्र, तो कर्नाटक और महाराष्ट्र में हम देखते हैं तो सीमावर्ती इलाके में कई यानी कर्नाटक के लोग मराठी बोलते हैं, महाराष्ट्र के कई लोग कन्नड़ बोलते हैं। तो सीमावर्ती इलाके के भाषा पर इसका काफी प्रभाव पड़ा हुआ दिखाई देता है। तो वो सीमावर्ती लोग यानी मराठी बोलते समय उसे यानी कई कन्नड़ के शब्द का प्रयोग करते हैं और फिर कन्नड़ के लोग जो है सीमावर्ती इलाके के वो कन्नड़ बोलते समय मराठी के कई शब्द प्रयोग कर देते हैं। तो ऐसे जो है एक भाषा का दूसरी भाषा पर प्रभाव पड़ देता है। इसी कारण
पूर्वी भाषा जो है, पूर्वी भाषा पर यानी कोल भाषा, बर्मी भाषा और तिब्बती भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। तीसरा वर्ग दक्षिणीय है, जिसमें मराठी, गुजराती या द्रविड़ भाषाओं से प्रभावित है। यानी तीसरा वर्ग दक्षिण की भाषा, यानी दक्षिण की भाषा, यानी जैसे हम मराठी और गुजराती मानते हैं, यह द्रविड़ भाषाओं से प्रभावित है। इसी कारण अभी तक इन भाषाओं में 3 लिंग है। पुरानी, पश्चिमी, राजस्थानी, मारवाड़ी भी इसी वर्ग में आती है। यानी जैसे हम देखते हैं, यानी पश्चिमी, राजस्थानी और मारवाड़ी यह भी यानी दक्षिण के तरफ आ जाती है, लेकिन मराठी और गुजराती जो है वह इस पर द्रविड़ भाषाओं का प्रभाव दिखाई देता है। और इसी कारण मराठी और गुजराती में 3 लिंग आज भी हमें दिखाई देते हैं, जैसे स्त्रीलिंगी, पुल्लिंगी और नपुंसकलिंगी। तो ऐसे जो है, तो यह 3 लिंग आज भी मराठी और गुजराती भाषा में हमें दिखाई देते हैं। अतः हिंदी प्रथम वर्ग की भाषा है। इसमें पुल्लिंगी और स्त्रीलिंगी 2 ही लिंग है। यानी जैसे 3 वर्ग यहाँ उन्होंने स्थापित कर दिए, 3 वर्गों में विभाजन कर दिया है, तो इसमें हिंदी जो है प्रथम वर्ग की भाषा है। इसी कारण क्या है, इसमें 2 ही लिंग है, स्त्रीलिंगी और पुल्लिंगी। संधिकालीन हिंदी में नपुंसक लिंग के अवशेष दिख पड़ते हैं, लेकिन आधुनिक हिंदी में केवल कुछ प्रयोगों में नपुंसक लिंग का प्रयोग मिलता है। यानी संधिकालीन यानी विकास के लिए, जैसे हम मानते हैं कि हिंदी की विकास की यात्रा हम देखते हैं, तो वैदिक संस्कृत, पाणिनि संस्कृत और फिर पाणिनि संस्कृत के बाद संस्कृत, संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से पाली या पाली, जैसे भी उसके बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश में हिंदी, मराठी, खानदेशी, ऐसे उनकी विकास की यात्रा है। ऐसे विकास की यात्रा में अपभ्रंश से हिंदी, मराठी, खानदेशी निर्माण हो गई। तो संधि काल जैसे हम मानते हैं सूर्यास्त हो जाता है, और फिर यानी जैसे मान लीजिए आज 7 बजे सूर्यास्त हो गया, लेकिन अंधियारा तो 7 बजे ही नहीं लगता है, यानी थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला हमें दिखाई देता है, और फिर 8 बजे तक पूरा अंधियारा हो जाता है। तो ये बीच का जो समय है वो संधि काल है, वो पूरा समाप्त नहीं होता और पूरा नया शुरू नहीं होता। तो ऐसे जो है अपभ्रंश काल में जैसे हम देखते हैं कि स्त्रीलिंगी, पुल्लिंगी और नपुंसकलिंगी कई शब्द वहीं पे मिलते थे, लेकिन आधुनिक हिंदी साहित्य में यानी जैसे वो उसका निर्माण हो गया, तभी से क्या है, यानी 2 ही लिंग उसमें रहे हैं, स्त्रीलिंगी और पुल्लिंगी। अधिकांश रूप में उसका निर्धारण लोक व्यवहार से किया जाता है। यानी इसके लिए कौन सी लिंग का प्रयोग करना है, उसके लिए यानी जैसे हम देखते हैं लोक व्यवहार उसके लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि भाषा का प्रयोग व्यक्ति ही कर देता है, लोग ही उसका प्रयोग कर देते हैं। इसी कारण लोक व्यवहार जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में लिंग निर्णय के कुछ नियम बनाए गए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यानी कई नियम बनाए गए हैं। जैसे हम देखते हैं कि यानी रूप या बनावट की दृष्टि से लिंग, यानी रूप की दृष्टि से लिंग निर्णय या रूप या बनावट की दृष्टि से लिंग निर्णय 2 होते हैं, स्त्रीलिंगी और पुल्लिंगी। जैसे हम देखते हैं संस्कृत में यानी रूप यानी रचना की दृष्टि से यानी वह शब्द स्त्रीलिंगी है या पुल्लिंगी है, उसका भेद हम कर सकते हैं। जैसे खान पान, मिलान, हिंदी के वे शब्द जिनके अंत में कृदंत आन का प्रत्यय होता है, उसे यानी क्या कहते हैं, वह शब्द यानी पुल्लिंगी है, ऐसा माना जाता है। उदाहरणार्थ खान पान, मान पान, यानी मिलान, लगान, आन का अंत उसमें प्रयोग हो जाता है। इसी कारण ये शब्द जो है
वह पुल्लिंगी माने जाते हैं। हिंदी के वे संज्ञाएं जिसके अंत में आव या आवा प्रत्यय होता है वह भी यानी क्या हो जाते हैं, वे पुल्लिंगी होते हैं। जैसे पड़ाव, जैसे बहाव, जैसे घुमाओ, बहकाओ, डराओ या भुलाओ, जैसे ये शब्द जो है वे यानी पुल्लिंगी होते हैं। ऐसे विविध शब्द हमें दिखाई देते हैं, यानी संस्कृत के कई शब्द होते हैं वे भी उसमें आ जाते हैं। तो ऐसे स्त्रीलिंगी और पुल्लिंगी शब्द अलग अलग कैसे ये पहचानना महत्वपूर्ण होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यानी वाक्य में स्त्रीलिंगी और पुल्लिंगी दोनों शब्दों का हम प्रयोग कर देते हैं, और क्रियापद जो होता है वो क्रियापद यानी अंतिम जो लिंग का हम प्रयोग करते हैं उसी के आधार पर निर्धारित हो जाता है। माता पिता आ गए, यानी माता पिता, पिता आ गए, इसी कारण वह क्या होता है, पुल्लिंगी वाक्य बन जाता है। तो ऐसे उनके नियम माने जाते हैं। जैसे संस्कृत की संज्ञाएं जिनके अंत में आना प्रत्यय होता है, जैसे वेदना, वंदना, सूचना, कल्पना, सांत्वना, ये शब्द जो है वे स्त्रीलिंगी माने जाते हैं। यानी स्त्रीलिंगी और पुल्लिंगी उसका भेद हम लोक व्यवहार के आधार पर काफी आधारित होता है। लोग उसे अपने अलग ढंग से उसका प्रयोग कर देते हैं। तो इसी कारण जैसे हम देखते हैं रूप की दृष्टि से लिंग निर्धारण करते समय हमें लोक व्यवहार की भाषा है या साहित्य की भाषा है, यह पहले हमें निर्धारित करना पड़ता है, नहीं तो हमारी गलती हो जाती है। व्याकरण की दृष्टि से हम गलत सोच सकते हैं। जैसे पानी जो है, पानी शब्द, जलधि शब्द, यह क्या है, वह यानी स्त्रीलिंगी है। लेकिन जैसे मराठी में पानी लिखते समय हम अलग लिखते हैं, हिंदी में पानी लिखते समय अलग लिखते हैं। यह यानी बड़ा न और छोटा न दोनों अलग अलग हम लिखते हैं। जैसे पानी का अर्थ भी हम देखते हैं, पानी अलग अलग अर्थ में ग्रहण कर लेता है। यानी सिर्फ पानी यानी जो द्रव रूप हम उसे पीते हैं वो पानी उसे है। लेकिन कभी हम कहेंगे तेरे शरीर पे बहुत पानी है, यानी क्या है, बहुत अकड़ है, ऐसे हम कहते हैं। तो ऐसे ही शब्द जो है उसका हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं तो वह दूसरा अर्थ ग्रहण कर लेता है। तो ऐसे शब्द जो होते हैं हम लोक व्यवहार की भाषा में प्रयोग करते हैं या व्याकरण की भाषा में हम प्रयोग करते हैं, उस पर अर्थ अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे यानी रूप की दृष्टि से यानी लिंग निर्णय करना यानी महत्वपूर्ण हो जाता है। लोक व्यवहार की दृष्टि से लिंग निर्णय जैसे करना यानी महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ शब्द रूप या बनावट की दृष्टि से समान होते हुए भी यानी उसमें पुल्लिंग होते हैं और कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। ऐसे शब्दों का लिंग निर्धारण करना मुश्किल हो जाता है। तो यानी लोक व्यवहार की दृष्टि से लिंग निर्धारण करना यानी बहुत कठिन होता है, क्योंकि यानी वो लोक व्यवहार की दृष्टि से लोग क्या कहते हैं, लोगों का क्या महत्वपूर्ण है, उस पर आधारित होता है। पुल्लिंगी शब्द जो है वो पुल्लिंगी शब्द इस प्रकार है: नमक, पनगट, ओठ, नीड, बाल, निकाल, गुलाब, काठ, आलू, पहलू, मधु, हिसाब, आम, महरम, मोम, तालू, ढोंग, अखरोट, मुंह, ब्याह, निबाह, खेत, सूत, मुकुट, यह जो है हिंदी में यानी पुल्लिंगी शब्द माने जाते हैं। जैसे यह यानी हम देखते हैं कि यानी पुल्लिंगी शब्द और स्त्रीलिंगी शब्द, स्त्रीलिंगी शब्द उसमें आते हैं यानी झील, मिठास, खाल, बास, बालू, वायु, आयु, नाक, उमंग, उर्दू, चेचक, छत, बात, किताब, शराब, मार, नस, ईट, ओट, गाट,
रात, लात, आड़, जड़, चिलम, नहर, उमंग आदि। यानी यह स्त्रीलिंगी शब्द है और उसका हम यानी किस तरह वाक्य में प्रयोग करते हैं यह महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे जो है तो यानी धातुओं के नाम होते हैं या रत्नों के नाम, भोज्य पदार्थों के नाम, अनाजों के नाम, यानी उसे यानी लोक व्यवहार की दृष्टि से स्त्रीलिंगी और पुल्लिंगी ये अलग उसके नाम होते हैं और रूप की दृष्टि से उसका रूप अलग होता है। तो ऐसे लिंग निर्धारण करते समय हमें अलग अलग दृष्टि से देखना पड़ता है, तब हम लिंग निर्धारण कर सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि लिंग निर्धारण करते समय हमें लोक व्यवहार और प्रमाणित भाषा यानी व्याकरण की दृष्टि से हमें उसका अध्ययन करना महत्वपूर्ण होता है। तो वह यानी ऐसे लिंग निर्धारण करते समय हमें उसी समय की भाषा, उसी समय का काल का साहित्य, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। और उभयलिंगी शब्द जो होते हैं वो उभयलिंगी शब्द यानी पुल्लिंगी तथा स्त्रीलिंगी दोनों में प्रयुक्त होते हैं। इनमें से कुछ का अर्थ के अनुसार बदल जाता है। वाक्य में वे जिस अर्थ से प्रयुक्त किए जाते हैं उसके अनुरूप उसका लिंग निर्धारण होता है। उभयलिंगी यानी ज्यादा शब्द नहीं है फिर भी उसका प्रयोग किया जाता है। तो आज यहीं पे हम ठहर जाते हैं, अगले लेक्चर में अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।